नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का भारत आगमन। समय को बिना बर्बाद किए हुए हम सीधे टू द पॉइंट आते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनियों को भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखते हैं, पहला कारण है हमारा जो एशिया था, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण पूर्व का एशिया वाला भाग था जिसमें हमारा भारत और इधर इंडोनेशिया था। तो मसालों और कपड़ों का व्यापार जो यूरोप की कंट्री थी का व्यापार स्थल और जलीय मार्ग दोनों से हो रहा था। इधर स्थल मार्गों से जब इटली था, इटली के माध्यम से होता हुआ यही मसाले और कपड़े थे वो पश्चिमी यूरोपीय देशों को पहुंचाए जाते थे। तो इस वजह से इटली जो था काफ़ी समृद्धशाली हो गया, इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। तो इस वजह से इटली के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे ये जो वेस्टर्न कंट्री थे। इसमें अंग्रेज थे, ब्रिटेन, डच, पुर्तगाली और स्पेन और जर्मनी। जो यूरोप के पश्चिमी कंट्री थे, पश्चिमी देश थे, वो इटली के एक व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण था ये जो जलीय मार्ग था जिसमें फारस की खाड़ी और लाल सागर के माध्यम से होते हुए जो मसाले और कपड़े यूरोप तक पहुंचाए जाते थे। जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण के बाद जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, तो सत्ता परिवर्तन के बाद यहाँ पर ये जो तुर्क था, तुर्क का अधिकार हो जाता है इस फारस की खाड़ी और लाल सागर वाले क्षेत्र पर। इस वजह से ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जो मसाले और कपड़े का व्यापार जो जलीय मार्ग था वो पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे यहाँ तक पहुँचना बंद हो जाता है। अब इसी वजह से ये लोग शुरू करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया और जिसमें भारत, इंडोनेशिया, इनकी खोज शुरू करते हैं। इसी खोज के क्रम में सबसे पहले स्पेन का एक यात्री था, स्पेन का यात्री कोलंबस भारत की खोज में निकलता है और यह पहुंच जाता है इधर अमेरिका में पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर लेता है 1492 में ये अमेरिका की खोज करता है। और फिर उसके बाद पुर्तगाल का ये यात्री वास्को डिगामा भारत के लिए निकलता है और केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये भारत तक पहुंचता है और भारत के यहाँ पे केरल तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे अपनी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को खोजना पड़ा। इसी खोज के क्रम में ये भारत आते हैं, ये विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं। तो सबसे पहले यूरोपियों के भारत आगमन में सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछता है हम उनको देखते हैं। सबसे पहले पूछता है भारत आगमन का विभिन्न यूरोपीय भारत आए तो उनका एक क्रम पूछता है कि किस क्रम में भारत आए। तो सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए, फिर आते हैं डच भारत में आए, फिर इसके बाद आते हैं अंग्रेज भारत में आते हैं, इसके बाद फिर आते हैं डेनिस भारत में आते हैं यूरोपीय, फिर सबसे अंत में आने वाले थे फ्रांस। तो ये इनके भारत आगमन का क्रम है। और यूरोपीय भारत जब आते हैं तो इनकी हर एक देश की अलग अलग कंपनी है। तो सबसे कभी कभी पूछता है कि कंपनी की स्थापना का क्रम बताइए, तो वहां पर केवल डच और अंग्रेज का क्रम चेंज हो जाता है, बाकी सेम है। सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी बनती है, फिर उसके बाद यहाँ पर डच दूसरे नंबर पे, लेकिन भारत आगमन के क्रम में डच दूसरे पे हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में अंग्रेज दूसरे पे हैं। फिर तीसरे पे है डच और चौथी पोजीशन पे डेनिस कंपनी की स्थापना करते हैं और फ्रांस सबसे अंत में कंपनी की स्थापना फ्रांस की होती है। फिर ये पूछता है, तीसरी पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कारखाना, मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांस जब भारत आते हैं तो इन्होंने अपने प्रथम कारखाने कहाँ बनाए। तो आइए इनको भी देखते हैं। पुर्तगाल ने सबसे पहला अपना कारखाना कोचीन जो केरल में था वहां पर खोला। डच ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यहां पर खोला। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत गुजरात में खोला। इसके बाद डेनिस ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला जो आंध्र प्रदेश में है, और फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत गुजरात में खोला। फिर इसमें पूछता है कि
वर्चस्व की लड़ाई, जैसे पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच, ये जो तमाम यूरोपियन भारत आते हैं अपनी कंपनी की मोनोपोली स्थापित करने के लिए, ये आपस में ही लड़ते हैं। तो आपस में जब लड़ते हैं तो इनके वर्चस्व की लड़ाई का भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य भिड़ंत जब होती है तो अंग्रेज जो हैं पुर्तगालियों को केवल गोवा तक सीमित कर देते हैं और अंततः पुर्तगाली भारत में केवल गोवा तक सीमित होकर रह जाते हैं। और फिर इसके बाद अगर देखें अंग्रेज और डचों की जब लड़ाई होती है तो वेदरा के युद्ध 1759 में वेदरा का युद्ध होता है और इस युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं और डच अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले जाते हैं। फिर सबसे अंत में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों की लड़ाई होती है, जो कर्नाटक के 3 युद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस युद्ध है और इन्हीं कर्नाटक के 3 युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों की विजय होती है और फाइनली फ्रांसीसियों को भारत छोड़ के जाना पड़ता है और अंत में अंग्रेज ही संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। और इसमें जैसे अगर हम देखते हैं पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो सबसे पहले जो वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार की खोज के लिए विभिन्न देशों की खोज करते हैं, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, इनकी खोज होती है। तो सबसे पहले स्पेन का यात्री कोलंबस भारत की खोज में निकलता है और वह अमेरिका की खोज कर लेता है। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की। फिर इसके बाद एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत पहुंचता है और ये 1498 में केरल के बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पे उतरता है, जहां पर केरल का उस समय राजा था जमोरिन, इसका भव्य स्वागत भी करता है। और ये वास्को डी गामा भारत से मसाले लेके जाता है और अपनी कॉस्ट प्राइस का, मसाले की जितनी लागत मूल्य था उसका 60 गुना इसको प्रॉफिट होता है। जब इस प्रॉफिट को देख के पुर्तगालियों का भारत में आगमन का क्रम जारी हो जाता है। फिर इसी क्रम में धीरे धीरे ये कालीकट, गोवा, दमन और दीव और हुगली के बंदरगाहों पर अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये पुर्तगाली लोग भारत में गवर्नर बनाना शुरू कर देते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत से व्यापार पुर्तगालियों का चलता रहे। तो इसी क्रम में सबसे पहले आता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये भारत आता है पहला गवर्नर बनके, पुर्तगाली गवर्नर। फिर इसके बाद ये 1505 में गवर्नर बनके आता है। फिर इसके बाद पुर्तगाली का जो दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, ये 1509 में भारत आता है गवर्नर बनके। और इस प्रकार पुर्तगालियों का धीरे धीरे भारत में प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 100 साल के बाद जब अंग्रेज आते हैं और डच और डेनिश फ्रांस आते हैं तो इनका आपस में भिड़ंत शुरू हो जाती है और फाइनली अंतिम फेज में अंग्रेज भारत पर अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनके वर्चस्व की लड़ाई में सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है, हम उससे कर्नाटक के 3 युद्धों को देखते हैं दोस्तों। अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, इसका परिणाम क्या होता है और किस प्रकार से अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हम देखते हैं 3 युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक का युद्ध। इसमें 1744 से 1748 के बीच लगभग ये 4 साल तक युद्ध चला और जिसका कारण था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। इसमें ये आपस में ही व्यापारिक अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध का आखिर परिणाम होता है मद्रास पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो जाता है। पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, वो मद्रास पर, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास पर फ्रांसीसियों का पुनः प्रभुत्व स्थापित हो गया और इस युद्ध का अंत एला शापेल की संधि के द्वारा किया जाता है और एला शापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की परिणति होती है। और इसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच चलता है। इसमें जो कर्नाटक के नवाब थे, नवाबों के उत्तराधिकार का युद्ध था। कुछ नवाब उत्तराधिकारियों का समर्थन का फ्रांसीसी कर रहे थे और कुछ उत्तराधिकारी नवाबों के उत्तराधिकारियों का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे
और इसी आधार पर इनके बीच युद्ध होता है। अंग्रेज फ्रांसीसियों ने, इसके परिणाम जो होता है इस युद्ध का, उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के जो जीते हुए राज्य थे उनको वापस कर दिया, और ये जो परिणाम हुआ वो पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है, 1749 से 1754 तक युद्ध चलता है। और तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसी युद्ध में वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था, जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चलता है। और यूरोप में फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसी के कारण भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में लड़ना शुरू कर देते हैं, और इसमें पेरिस की संधि होती है। इस संधि के तहत क्या होता है, पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस तो कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की किलाबंदी एवं किसी भी प्रकार की सेना रखने की इजाजत नहीं दी जाती है। और इस प्रकार कर्नाटक के तृतीय युद्ध से, जिसे वांडीवास युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1760 में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत से लगभग समाप्त हो जाता है और वे केवल पांडिचेरी और चंद्रनगर तक सिमट कर रह जाते हैं, और इस प्रकार अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। आगे आने वाली वीडियो में गाइस हम देखते हैं जो बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है। नंबर 1 जिसमें हम प्लासी का युद्ध देखेंगे, और नंबर 2 जिसमें हम बक्सर का युद्ध देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इसी तरीके से देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।